हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं एडवोकेट पवन दुग्गल जो साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। इतना जबरदस्त डिजिटल इकोनॉमी में पुश करने की हमने तैयारी कर ली है। दूसरी तरफ एक अलग किस्सा हुआ है, वो ये है कि अब किसी का भी ट्विटर अकाउंट या सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो रहा है और वो लोग कह रहे हैं, उनकी बातों से लग रहा है कि उनका फोकस हिंदुस्तान पर बहुत ज्यादा है। नोटबंदी का मुख्य उद्देश्य था काले धन का नियंत्रण करना, उसे वापस लाना, लेकिन उसके साथ साथ एक जुड़ा सवाल उभर कर आया कि किस तरीके से कैशलेस इकोनॉमी की तरफ भारत बढ़ेगा। अब जैसे जैसे नोट बैंकों में आने शुरू हुए नोटबंदी के बाद, लोगों को कैश की किल्लत भी नजर आने शुरू हुई, लेकिन उसके साथ बहुत सारे जो बुनियादी चुनौतियां हैं वो सामने आनी शुरू हो गई। सबसे पहली चुनौती, पिछले 4 हफ्तों में भारतवर्ष में साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है और ये आंकड़े इसलिए बढ़े हैं क्योंकि अब साइबर क्रिमिनल्स का एकमात्र उद्देश्य टारगेट केवल बैंक्स और बैंकिंग नेटवर्क्स हैं। जब से ये नोटबंदी हुई है, ज्यादा से ज्यादा फंड्स जो हैं बैंक्स में आने शुरू हो गए हैं और क्योंकि फंड्स बैंक में आ गए हैं, इसलिए अब साइबर क्रिमिनल्स ने अपना मन बना लिया है कि हम टारगेट करेंगे तो केवल बैंकिंग नेटवर्क्स को टारगेट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और लिहाजा हम देख रहे हैं कि बहुत सारे वारदातें, बहुत सारे इंसिडेंसेस सामने आ रहे हैं, रिपोर्ट नहीं हो रहे। साथ ही साथ प्रेडिक्शन की जा रही है। एसोचैम की एक रिपोर्ट आई है जो कहती है कि 2017 में भारतवर्ष में 65 से 67% तक इंक्रीज होगा मोबाइल फ्रॉड का। साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है, इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि हमारे पास साइबर क्राइम को निपटने के लिए कारगर टूल्स नहीं है। आज के संदर्भ में 2 बुनियादी कानून तो मौजूद ही नहीं है। पहली बात तो भारत के पास कोई विशिष्ट साइबर सुरक्षा संबंधी कानून है ही नहीं। हमने केवल एक राष्ट्र होने के नाते राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति बनाई थी 2013 में। अच्छी नीति थी, अच्छे उद्देश्य थे उसके अंतर्गत, लेकिन उसे हम कार्यान्वित नहीं कर पाए। भारत के पास आज कोई डिजिटल पेमेंट्स कानून, मोबाइल पेमेंट्स कानून है ही नहीं। क्या मैं जब मोबाइल पेमेंट करता हूं मोबाइल वॉलेट के साथ, तो वो कोई कानूनी मान्यता प्राप्त पेमेंट नहीं है, केवल एक कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट है जो मेरे और मोबाइल वॉलेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ होती रहती है। इसके साथ साथ जो भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून है, भारत का साइबर लॉ, वो हमने 2000 में बनाया था। एक ही बार संशोधन किया 2008 में और तब से बिल्कुल हम उस कानून को भूल से गए। टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती चली गई। आज चुनौतियां साइबर सिक्योरिटी की बिल्कुल भिन्न हो गई हैं और इस संदर्भ में हम देखते हैं कि हमारा कानून काफी हद तक अपंग है। भारतीय साइबर लॉ ने एक विशिष्ट एपेलेट ट्राइब्यूनल की कॉन्स्टिट्यूशन की थी, जिसे हम साइबर एपेलेट ट्राइब्यूनल बोलते हैं। वो चलने भी लग गया था, उसमें काम भी हो रहा था, लेकिन 2011 में वहां के जो चेयरमैन साहब थे वो रिटायर हो गए। 2011 से 2016 तक लगभग 5-1 साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक उन चेयरमैन साहब की नियुक्ति नहीं हुई है सरकार द्वारा। केंद्रीय सरकार ने वहां बयान दे दिया है कि हम जल्दी नियुक्ति करने वाले हैं। इसमें कोई दो राह नहीं है कि हमारे सारे अकाउंट्स, बैंकिंग नेटवर्क्स की साइबर सुरक्षा उतनी प्रबल नहीं है जितनी होनी चाहिए, लिहाजा ये सारे अकाउंट्स वल्नरेबल है। उदाहरण देना चाहूंगा, अक्टूबर 2016 में एक ATM कार्ड के अंतर्गत डेटा ब्रीच हुई। 65 लाख कार्ड्स उसमें इंपैक्ट हुए। क्या मोबाइल फ्रॉड के खिलाफ सरकार के पास कोई प्रोटेक्शन कवर है, कोई प्रावधान है? आपको चुप नहीं बैठना है, तुरंत एक तो पुलिस को रिपोर्ट करनी है। अगर थाने नहीं जाना चाहते तो अपनी स्टेट पुलिस की वेबसाइट पर जाके इसकी इत्तला जरूर करें और एक EFIR दर्ज कराएं। साथ ही साथ मोबाइल वॉलेट कंपनी को तुरंत लिखत में आप कंप्लेंट दीजिए, ताकि न केवल आपकी वॉलेट को सस्पेंड करे बल्कि साथ ही साथ कदम उठाए। प्रॉब्लम यह है कि आपके पास इफेक्टिव रेमेडीज है नहीं। आप वॉलेट के पास जाएंगे, वॉलेट कहेगा जी मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो दुरुपयोग हुआ सो आपका हुआ, जो नुकसान होगा सो आपका होगा। क्योंकि कारण ये है कि जितने ये मोबाइल वॉलेट्स हैं, ये बैंक्स नहीं कहे जाते, ये बेसिकली इंटरमीडियरीज होते हैं। भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में इनको हिदायत दी जाती है कि वो ड्यू डिलिजेंस करें, लेकिन अधिकांश ये जो वॉलेट्स होते हैं ये सिर्फ RBI की थोड़ी बहुत बात मान लेते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में जो उनको कंप्लायंसेस करना होता है, वहां पर बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते। आज भारत को आवश्यकता है एक मोबाइल पेमेंट्स कानून की, ताकि इन विभिन्न जो मोबाइल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके अधिकारों को, उनकी जिम्मेवारियों को आप अच्छी तरीके से परिभाषित कर सकें और इफेक्टिव रेमेडीज दे सकें। क्योंकि मोबाइल पेमेंट्स में आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और ये अधिकांश तौर पर एक असुरक्षित सा डिवाइस है और भारतवासी तो इतने विश्वासी हैं कि अपने हर चीज इसमें सेव करते हैं और ये क्योंकि मेरी जेब में है इसलिए हम सोचते हैं सुरक्षित है। ये गलत है, बहुत असुरक्षित है। साइबर सुरक्षा जो स्ट्रेटेजिक लेवल पर जरूरी है, उसमें भारत, अगर आप
कहें कि 100 काम करने हैं या कहिए कि 100 के इंडेक्स पर हो, तो भारत कहाँ खड़ा है पवन जी? देखिए, पहली बात, अगर आज मैं आकलन करूंगा भारतवर्ष का 100 नंबर में साइबर सुरक्षा के कानूनी ढांचे में, तो शायद मैं उसमें से 100 में से 5 नंबर भी भारत को नहीं दूंगा। मान लिया गया है भारत में डिजिटल होने का मतलब है कि फेसबुक और ट्विटर का एक अकाउंट होना, जो डिजिटल होना नहीं होता। उसी तरीके से जब इसकी साइबर सुरक्षा की बात आती है तो एक पासवर्ड बदलते रहो और एक एंटीवायरस डाल दो, इतनी ही समझ है हमारे इंस्टीट्यूशंस की। देखिए, अधिकांश इंस्टीट्यूशंस लकीर के फकीर हैं। उन्हें लगता है कि जो सरकार ने बोला है थोड़ा उतना ही कर दीजिए और प्रोएक्टिवली करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो उसमें एक विशिष्ट प्रकार का मैनेजमेंट स्कूल चलता है, जिसे हम भारतीय जुगाड़ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। भारतीय जुगाड़ करने में बहुत तेज होता है दिमाग, और लिहाजा वो कहता है कि जब समस्या आएगी तब हम उसके साथ जुगाड़ कर लेंगे, अभी मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। भारत की जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी साइबर सुरक्षा पर काफी सारे सवालिया निशान खड़े होते हैं। अगर आज 65 लाख एटीएम कार्ड्स इंपैक्ट हो सकते हैं एक ब्रीच में जो रिपोर्ट हुई है, आप अंदाजा लगाइए कितनी ऐसी ब्रीचेस होती हैं जो रिपोर्ट नहीं होती। जितना मैं काम करता हूं विभिन्न क्लाइंट्स के साथ, मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता सकता हूं कि हम जितने सुरक्षित नजर आते हैं वो वही हमारी स्थिति है कि हाथी के दांत दिखाने की ओर, खाने की ओर।